वो 90s का दौर था, बचपन में होश संभाल रहा था और 90s के वो कुमार शानू के गाने लोग मुझसे सुनना पसंद करते थे। और जब मैं गाता था गाना तो लोगों का ये कहना था कि यार वाह, तुम कुमार शानू की तरह गाते हो। टीवी पे जो भी एड्स आते थे जो मैं बचपन में देखता था, मैं टेप रिकॉर्डर में जाता था और जो भी अच्छी अच्छी नई नई फिल्मों की कैसेट्स उस जमाने में आया करती थी घर में, मैं उन्हीं कैसेट्स में जाके अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था और वो जो एड्स जो मैं टीवी पे देखता था वो मैं खुद अपनी आवाज में बोलता था। 2008 में मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। जब मुझे कोई कॉल आती, मुझसे कहते हाँ जी, तो मैं कहता नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपकी क्या, मतलब मेरा जो अंदाज रहता था रेडियो स्टाइल में रहता था। तो जब कभी मेरी कॉल चेक की जाती थी, ट्रेस करें कि आखिर इन्होंने कैसी कॉल की है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड किया है, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि क्या आप मतलब नॉर्मली बात करो ना, नमस्कार मैं शाहनवाज, आपकी क्या। कितने लोगों को मैंने एसएमएस किया था, उसमें तो लगभग 250 मिस कॉल्स मेरे मोबाइल में पड़ी थी। तब मैंने एक एक करके सबको बताया, यस मैं शाहनवाज अब आपके शहर का आरजे हो गया हूँ। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, हर शहरों में मेरी आवाज जाती थी और जगह जगह से मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। लोगों को यही लगता था कि मैं रिपेयरिंग करता हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ। और जब मैं लोगों से अपनी जबान खोलता तो लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम मैकेनिक लग नहीं रहे हो, तुम किसी और जगह के लिए बने हो। आपकी दशा क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी दिशा क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा टॉक शो। और हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और आज हमारे एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आरजे शहनवाज, और जो कि एक आरजे हैं एंड जो कि करेंटली बिग एफएम में काम करते हैं एज अ आरजे। तो आज हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, रेडियो इंडस्ट्री के बारे में और भी बहुत कुछ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। आई होप आप भी होंगे। एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड। कीप वॉचिंग। तो कैसा लग रहा है आज इंटरव्यू देते हुए? आज आपका इंटरव्यू लेंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, फीलिंग वेरी पॉजिटिव। और पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि दिस इज सेकंड टाइम जब मैं खुद इंटरव्यू दे रहा हूँ। जनरली तो आज तक मैं लोगों के इंटरव्यूज करता आया हूँ, सभी के इंटरव्यूज किए हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम। सो फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड फीलिंग नाउ। ओके, तो सर इसी के साथ शुरू करते हैं, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं सर। तो कैसे शुरू किया आपने आरजे का सफर? से पहले आपकी स्कूलिंग, आपका चाइल्डहुड डेज कैसा रहा, फिर स्कूलिंग, कॉलेज, और फिर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, इसके बारे में आपकी जर्नी कैसे रही अब तक की? अगर मैं शुरुआत करूं अपनी, तो देखिए जब 90s 91 92 का जो दौर चल रहा था, तब मुझे दुनिया दिखनी शुरू हुई कि मतलब व्हाट इज लाइफ, क्या है दुनिया। मुझे पता नहीं था कि ये 1992 क्यों लिखा जाता है। बस मुझे दिखता था कि कुछ नंबर है जो हर जगह मुझे दिखता था, बट मुझे नहीं पता था कि वो एक कैलेंडर का ईयर होता है। मैं ऐसी उसी टाइम से मैं एक एक्साइटमेंट था चीजों को जानने का कि आखिर ये क्या है, व्हाट इज दिस। और मैं लोगों से पूछता था कि आखिर ये 1992 क्या है या 1993 क्या है। सो वो मैंने अपनी लाइफ में होश संभाला था, दुनिया दिखने लगी थी मुझे। और उसके बाद फिर धीमे धीमे बड़ा होता गया। आस पड़ोस में जब मैं कभी जाता था कहीं पे, तो पता नहीं क्यों लोग मुझसे कहते थे कि यार गाना सुनाओ। मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा सिंगर था कि नहीं था, लेकिन लोग मुझसे कहते थे गाना सुनाओ। तो वो 90s का दौर था, बचपन में होश संभाल रहा था और 90s के वो कुमार शानू के गाने लोग मुझसे सुनना पसंद करते थे। और जब मैं गाता था गाना, तो लोगों का ये कहना था कि यार वाह, तुम कुमार शानू की तरह गाते हो। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं था कि एबीसीडी क्या है सिंगिंग की या किस चीज की, लेकिन लोग मुझसे कहते थे तो मैं सुन लेता था और अपनी तारीफ सुन के मैं करता था। अब धीमे धीमे चीजें जानने की जो एक शुरुआत होती है, जब आप किसी चीज में जिंदगी में जब आप आते हैं, तो बच्चों को हर चीज जानने की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ऐसे मुझे भी हर चीज जानने की बहुत ख्वाहिश थी कि रेल वो एक साथ दो पटरी कैसे हो जाती है, ये वो दुनिया भर की बातें, मतलब जो भी दुनिया में चलता है मैं सब कुछ जानना चाहता था। और जब मैं छोटा यहाँ सर नेटवर्क एरर आ रही है थोड़ा। तो जब मैं छोटा था, तो घर में टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि हम कैसेट डाल के टेप सुनते थे।
मुझे आज भी याद है कि टीवी पे जो भी एड्स आते थे जो मैं बचपन में देखता था, तो मैं टेप रिकॉर्डर में जाता था और जो भी अच्छी अच्छी नई नई फिल्मों की कैसेट्स उस जमाने में आया करती थी घर में, मैं उन्हीं कैसेट्स में जाके अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था और वो जो एड्स जो मैं टीवी पे देखता था वो मैं खुद अपनी आवाज में बोलता था। बहुत कम एज में, पर मेरी आवाज में भी वो मेच्योरिटी नहीं आई हुई थी और मैं ऐसे बोलता था और उसके बाद उसको मैं रिपीट करके सुनता था। जब मेरे घर वाले कभी गाना सुन रहे थे तो गाना सुनते सुनते अचानक वो मेरी आवाज बीच में आ जाती थी, तो लोग कहते थे यार ये क्या हुआ, ये कैसेट नई कैसेट कैसे खराब हो गई। तो कहने का मतलब ये कि बचपन से ही पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद अपना स्कूलिंग पढ़ाई बचपन में बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि पापा मेरे जॉब करते थे, तो कभी लखनऊ, तो कभी कानपुर, तो कभी उन्नाव, तो कभी गोंडा, बहुत सारे शहरों में आना जाना रहता था। तो मेरी पढ़ाई बचपन में बड़ी डिस्टर्ब हुई। पहले फर्स्ट क्लास पढ़ा हम लोग मैंने चूंकि सरकारी स्कूल से शुरुआत पढ़ाई की थी, तो नर्सरी केजी नहीं पढ़ता था मैं, तो वो फर्स्ट क्लास में पढ़ाई की। उसके बाद फिर धीमे से जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ लिया, उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट क्लास में डाल दिया गया, वो भी गर्ल्स स्कूल में। 5th क्लास तक वहां पे बच्चे भी पढ़ सकते, लड़के भी पढ़ सकते थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसी तो मेरी पढ़ाई थी वो हमेशा डिस्टर्ब रही। कभी 5th क्लास तक पढ़ा, फिर उसके बाद पता चला कि फिर तुमको कुछ ये करना है, फिर दूसरे शहर में जाना है। इस तरह से सारी चीजें होती रही। मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। बीच में 1-2 बार फेल भी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाई में कभी मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा। घर में कभी कोई मुझे प्रेशर नहीं देता था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। पढ़ाई डिस्टर्ब रही, लेकिन मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। और पढ़ाई जो भी मैंने की वो मैंने अपने सोच के हिसाब से की कि जब मैं पढ़ूंगा तो लोगों के बीच में जानकारी होगी, और इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। और ऐसे करते 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 लखनऊ से मैंने अपना 10th किया, फिर उसके बाद लखनऊ से मैंने 11th 12th किया, फिर लखनऊ से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इंग्लिश साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद जब 2008 में मैंने अपना ग्रेजुएशन जैसे तैसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मन में ख्याल आया कि अब जॉब करनी है। तो भाई जॉब करनी है तो करनी है, लेकिन एक बात इन सारी चीजों में, मैंने जो अपना फर्स्ट क्लास से लेकर जो मैंने ग्रेजुएशन तक की अपनी पढ़ाई की, इस बीच में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि मैं हर स्कूल में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें मैं हमेशा मेन रहता था। मैं हमेशा जिम्मेदारी लेता था कि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज करानी है, अपने स्कूल में अपना नाम रोशन करना है, ताकि मुझे पूरा स्कूल जान जाए कि हाँ ये एक लड़का है जो कल्चरल एक्टिविटीज में रहता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं अपने आप को किसी ना किसी स्कूल में फेमस कर ही लेता था जहां भी मैंने पढ़ाई की। तो इस तरह से मैं अपनी कल्चरल एक्टिविटीज करता रहा हमेशा, और ये कॉमन चीज थी जो शुरुआत से आखिर तक चलती चली आई। कल्चरल एक्टिविटीज मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर मैं, मेरी अपनी घर की शॉप थी, पापा मेरी ऑटोमोबाइल की शॉप थी, मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी शॉप थी। तो पापा कहते थे बिजनेस करो, तो मैं बिजनेस करने के लिए बैठ तो जाता था दुकान पे पापा के कहने पर, लेकिन मन लगता नहीं था। घुमा फिरा के वो दुकान छोड़ के भाग जाता था, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन प्रॉपर वे में दुकान पे अपनी शॉप पे नहीं बैठता था। सो डांट भी बहुत पड़ती थी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बस तुम यही सब नाच गाना करो, बस खाली तुम्हारा नाच गाने में मन लगता है और कुछ लाइफ में करोगे नहीं तुम। इस तरह से मुझे बहुत सुनाया गया, और फिर मैंने कहा यार कि करूंगा तो यार कुछ डिफरेंट ही करूंगा, लेकिन इस तरह से काम नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे माइक और हेडफोन का इतना शौक था कि मैंने कहा चलो क्या करें। तो मैंने 2008 में मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। लखनऊ में एक बड़ा फेमस कॉल सेंटर है, नाम नहीं ले सकता, तो वो मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मुझे कोई कॉल आती तो मुझे कहते हाँ जी, तो मैं कहता नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपकी क्या, मतलब मेरा जो अंदाज रहता था वो एक रेडियो स्टाइल में रहता था। तो जब कभी मेरी कॉल चेक की जाती थी कि भाई चलो कॉल चेक करें, ट्रेस करें कि आखिर इन्होंने कैसी कॉल की है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड किया है,
तो जब कभी मेरी कॉल सुनी जाती थी बहुत सारे लोगों के, हमारे जो कलीग थे उनके बीच में, तो जब मैं कहता था यस नमस्कार मैं हूँ शाहनवाज आपकी, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि क्या आप मतलब नॉर्मली बात करो ना, नमस्कार मैं शाहनवाज आपकी क्या। तो मैंने कहा यार मैंने इसीलिए मैंने ये कॉल सेंटर ज्वाइन किया ताकि मैं माइक पे बोल सकूं, और आप लोग कह रहे हो यार कि, तो मुझे वहां पे सुनाया गया बहुत, और इस तरह से मुझे मतलब वहां पे मेरी इस परफॉर्मेंस को नहीं अच्छा समझा गया और मुझे वहां से निकाल दिया गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं शायद नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां से निकाल दिया गया। फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी और ज्वाइन की और अपना शुरुआत कर दी, वहां पे भी जॉब करने लगा। एक चीज और थी इस बीच में कि मैं बैंकिंग की भी तैयारी बीच में कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्म्स भरे, लेकिन कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पढ़ने में एक नॉर्मल स्टूडेंट था, बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट नहीं था, फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला लड़का था, लेकिन बहुत हाई लेवल के मार्क्स नहीं लेकर आता था, लेकिन पढ़ता था मैं। तो मैंने ज्वाइन किया, कोशिश की, बहुत जगह ट्राई किया, बट नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरा मन नहीं लग पाया। फिर उसके बाद मैंने एक और प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, ये जो जब ये मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी आने लगी कि एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंज किया जाता था नेटवर्क, तो उसका जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और मेरे पास कई ऑफर्स आने लगे। मैं अपना लगा रहता था कि किसी भी तरीके से यार जॉब करनी है, पैसा कमाना है। जैसे ही मैंने आपको एक कॉमन बात बताई थी कि मैं कल्चरल एक्टिविटीज करता रहता था हमेशा, एक ऐसी ही कॉमन चीज थी, जब भी कहीं पे किसी शादी में, किसी मॉल में, रोड पे, कहीं पे भी अगर मुझे माइक दिख जाता था, माइक, तो मैं उस जगह पे जरूर परफॉर्म करता था। जैसे कि मुझे, और मैं कहीं शादी में गया और वहां पे ऑर्केस्ट्रा लगा है, तो मैं कहता था यार मैं लड़की की तरफ से यार मुझे गाना गाने दो यार स्टेज पे। तो वो कहते थे वेरी गुड, गा लो भाई, तो आइए हमारे बीच में लड़की का भाई आया, वो गाना गाएगा। तो मैं गाता था, उस पब्लिक में अपने आप को फेमस कर लेता था उस शादी की महफिल में। कहीं किसी मॉल में कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी चल रही तो मैंने देखा माइक, मैं पहुंच गया भैया मुझे भी कुछ बोलना है, तो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर वहां पे एक छोटा सा प्राइज, मुझे एक पेन मिल गया या एक कप मिल गया। फिर अगर मुझे किसी भी जगह कुछ करता, तो जब मैंने अपने आप को इतना इन सब चीजों में शामिल कर लिया कि लोगों को लगा कि यार ये बंदा इन्हीं सब चीजों के लिए बना है, तो अब धीमे धीमे क्या हुआ कि लोगों ने मुझे स्टेज शोज के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आइए स्टेज शो कीजिए। कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, कभी 2500, कभी 4000, जो भी लोग होते थे मुझे अपना पैसा देते थे और मैं स्टेज शोज करता था। अब धीमे धीमे मैं लोगों के बीच में फेमस हो गया था कि ये लड़का एंकरिंग करता है, गाना गाता है, लेकिन मेरा कोई फिक्स था नहीं सिस्टम कि मुझे करना क्या लाइफ में। मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं न जॉब कर पा रहा था ढंग से, न अपनी शॉप पे बैठ पा रहा था, क्योंकि मेरा मन इन्हीं सब चीजों में लगा रहता था हमेशा। बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें घर से सुनी, रात रात भर लगा रहता था, कहीं पे कुछ इवेंट मिल जाए, कहीं पे कुछ करने का मौका मिल जाए, कभी किसी के बगल में खड़े होने का मौका मिल जाए, मैं ऐसे करता रहा। ये बड़ी कॉमन चीज थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैंने लाइफ में सब कुछ किया, लेकिन ये जो माइक का जो प्यार था मेरा, ये मेरा कभी छूटा नहीं। फिर लखनऊ दूरदर्शन में एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार न्यूज एंकरिंग के लिए एक ऑफर आया है, क्या तुम ट्राई करोगे? मैंने कहा 100% ट्राई करूंगा। तो मैं न्यूज एंकरिंग के लिए गया वहां पे ट्राई करने के लिए। तो उस टाइम मैंने अपने बाल किसी वजह से साफ कर रखे थे, कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मैंने बाल उड़ा रखे थे अपने। तो जब मैं न्यूज एंकरिंग के लिए गया, वो तो बोले कि यार तुम्हारे तो बाल ही नहीं है। तुमने कहा हाँ सर बाल नहीं है, विग लगा लेंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे आपको। तब मैंने अपनी एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोला कि यार न्यूज एंकरिंग के लिए तुम ट्राई कर लो, मुझे तो नहीं रखा गया। फिर उसके बाद उसने ट्राई किया, उसका लखनऊ दूरदर्शन पे न्यूज आने लगी, और मैं बड़ा जलता था अंदर से कि बताओ यार मेरे लिए ऑफर आया था, मैंने उसको दे दिया। लेकिन अब अपना काम करता रहा, जॉब करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, स्टेज शोज भी करता रहा इस बीच। तभी उसी लड़की की, जिसको मैंने न्यूज एंकरिंग के लिए कॉल किया था, 2010 में मेरे पास कॉल आई कि शाहनवाज ऑल इंडिया रेडियो में, FM रेनबो में आरजे के ऑडिशन चल रहे हैं। तो मैंने आरजे का ऑडिशन, मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने फौरन में वहां गया, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और उसके बाद मैंने वहां पे 300 रुपए का फॉर्म मिल रहा था, मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया, और मैंने बोला कि मुझे ऑडिशन देना। तो बोले कि आपके पास कॉल आएगी ऑडिशन के लिए, अभी आप फॉर्म फिल करके जाइए। वो मैंने किया। उसके बाद मेरे पास कोई कॉल वॉल नहीं आई, मैं वेट करता रहा। 2-3 महीने बाद अचानक मेरे पास एक कॉल लेटर आया मेरे घर पे कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया। फिलहाल मैं पहुंचा, मैंने जो भी मेरा अपना अंदाज था, जो भी मेरा स्टाइल था, उसमें मैंने अपना ऑडिशन दिया।
ऑडिशन देने के बाद फिर मुझसे बोले कि थैंक यू, अब जाइए। तो मैंने कहा मैं सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोले कि वो भी आपको पता चलेगा, अगर सेलेक्ट होंगे तो आपके पास कॉल लेटर आएगा, नहीं सेलेक्ट होंगे तो कॉल लेटर नहीं आएगा। अब खैर ये सारी चीजें चल रही थी। मैं होपलेस हो गया कि यार पता नहीं सेलेक्ट होना हो, हजारों की भीड़ थी वहां पे, इतने सारे लोग थे, उसमें मैं कौन बहुत बड़ा हीरो हूं जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं अपना होपलेस हो गया, अपना वही सब पुराने तरीके अपना जिंदगी के जीने लगा। कहीं पे एंकरिंग कर रहा हूँ तो कहीं पे गाना गा रहा हूँ तो कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मतलब कोई फिक्स नहीं था मेरा कि मुझे क्या करना था, मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। खैर लगभग 5-6 महीने बाद मेरे यहाँ एक सरकारी आकाशवाणी की तरफ से एक लेटर आया। तो जब मैंने उसको खोला तो देखा कि वो वही लेटर है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है एज अ आरजे इन एफएम रेनबो। वो करने के बाद मतलब मुझे लगा कि यार ये तो मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है कि मतलब मैं एक आम था, मैं रेडियो पे बोलूंगा और मुझे कई शहर के लोग सुनेंगे। तो लेकिन ये बात मैंने किसी से कही नहीं, मैं एकदम खामोश था, क्योंकि मैंने कहा कहूंगा फिर कहीं नहीं हुआ तो दिक्कतें हो जाएंगी। सिलेक्शन हो गया मेरा, मेरे पास कॉल लेटर आ गया और मैं अपनी जॉब वॉब करता रहा। अब मेरे घर वाले जब मुझे खूब सुनाते थे, खूब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कुछ लाइफ में नहीं कर पाओगे, मैं कहता था ठीक है क्या करूं, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर से कॉन्फिडेंट था कि अब तो हो ही गया है, अब चिल्लाते रहो तुम लोग। उसके बाद ऐसे जिस जगह पे मैं जॉब करता था मैं वहां पे कहता था कि मेरा शो आएगा रेडियो पे, तो सब मुझे हंसते थे, मुंह देखो पहले अपना जाके, रेडियो पे शो करोगे बहुत बड़े हीरो बनते हो। मैं कहता था आएगा आएगा आएगा, मैं लोगों से कहता था, लेकिन लोग मुझ पे हंसते थे। फिर टाइम व्हाट्सएप वगैरह नहीं था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, और इस तरह से मल्टीमीडिया मोबाइल्स भी नहीं थे हमारे पास, वही कीपैड वाले मोबाइल थे। तो जब अच्छा उसमें उस मोबाइल में मेरा जो मैसेज था वो फ्री था, 500 मैसेज मैं रोज कर सकता था। तो मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का कि मेरे पास कब कॉल आएगी कि आपका शो होना है या आपकी ट्रेनिंग होनी है। फिर उसके बाद एक दिन मुझे बुलाया गया, कॉल आई वहां से और कहा कि आपकी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेनिंग के लिए 3,000 रुपए की जरूरत, जो कि मेरे पास नहीं थे उस टाइम, और मैं बड़ा परेशान था कि यार ये 3,000 रुपए मैं कैसे करूं, क्योंकि वो 3,000 रुपए के लिए मेरी जॉब मतलब वो छूट भी सकता था। तब मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, शरद नाम है उसका, उससे मैंने बोला कि यार आई नीड 3,000 रुपीज। तो उसने मुझसे बोला कि ठीक है मैं तुम्हें, उसने कुछ नहीं किया, उसने मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया, बोला कि ये लो एटीएम कार्ड और जितने पैसे की जरूरत है निकाल। मैंने उससे एटीएम कार्ड लिया और मुझे 3,000 रुपए की जरूरत थी, मैंने 3,000 रुपए निकाल के दिल्ली पे वो ड्राफ्ट बनवा के वो जमा कर दिया। 5 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई और 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक दिन डिसाइड हुआ कि फला डेट में आपका शो होना है, और वो दिन था 17 अगस्त 2011 होना था। उस दिन मैंने सुबह, मेरा शो शाम को होना था 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। मैंने उस दिन बैठ के मेरे मोबाइल में जितनी कैपेसिटी थी लोगों को एसएमएस करने की, वो सारे लोग जो मुझे कहते थे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत बड़े आरजे बनने के लिए बहुत बड़े हीरो बनोगे तुम, ये वो, तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैंने बैठ के सुबह से लेकर दोपहर तक सबको मैसेज किया कि आज शाम को एफएम रेनबो ट्यून कर लेना, बस। उसके बाद मैं घर पे गया, घर वाले मुझे जैसे घर में घुसा एज यूजुअल मुझे सुनाने दिया जाने लगा कि आगे घूम के आगे अपना ऐश करके। घर में नहीं बताया सर आप? नहीं बताया, अभी नहीं बताया मैंने। उसके बाद घर में फिर मैंने एक नया रेडियो खरीदा एफएम, और घर में ट्यून की मैंने घर पे रखा, और मैंने बोला शाम को 6 बजे इसको ऑन कर लेना, ये चैनल लगा लेना। तो मेरे घर वाले कहने लगे अब क्या ड्रामा करने जा रहे हो। हमने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्यून कर लीजिएगा। सबने कहा चलो ठीक कर लेते हैं, नया रेडियो था, क्रेज भी था, तो लोग नहीं लगाने के मूड में, तो मैंने पहले से लगा दिया। मैंने कहा ये बंद नहीं होना चाहिए शाम को 6 बजे तक। बोले ठीक है। ठीक शाम को 6 बजे, जैसे ही शाम को 6 बजा, तब लखनऊ के बड़े फेमस आरजे हैं नवेद सिद्दीकी, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो में इंट्रोड्यूस किया कि अब हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में एक नई आवाज आ चुकी है, इसका नाम है शाहनवाज। ठीक 6 बजे ऐसे बोला, और उसके बाद ठीक 6 बजे मेरी आवाज रेडियो पर आई। जैसे ही मेरी आवाज रेडियो पर आई है 17 अगस्त 2011, मतलब ऐसे मैंने इधर रेडियो पे यस गुड इवनिंग 92.7 एफएम पर मैं हूँ, मतलब गुड इवनिंग 100.7 एफएम रेनबो पर मैं हूँ शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, ऐसे अपना जो मेरा अपना रेडियो का स्टाइल था, उस स्टाइल में जैसे ही मैंने बोला 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल्स आने लगी।
मतलब वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये शाहनवाज ही बोल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं बोला, क्योंकि मेरी आवाज रेडियो में थोड़ी सी डिफरेंट तरह की आती है। और उसके बाद कंटिन्यू 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 मेरे पास कॉल्स लगातार आते रहे। वो 3 घंटे मैंने किसी की कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि मैं अपने शो में बहुत बिजी था, बहुत डेडिकेटेड था मैं अपने शो के लिए। और फाइनली जब मैंने रात को 9 बजे अपना शो कंप्लीट किया, तो मैंने देखा लगभग कम से कम वो जितने लोगों को मैंने एसएमएस किया था उसमें से लगभग 250 मिस कॉल्स मेरे मोबाइल में पड़ी थी। और तब मैंने एक एक करके सबको बताया कि यस, मैं शाहनवाज अब आपके शहर का आरजे हो गया हूँ। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आसपास के जो बहुत सारे शहर थे जो 200 किलोमीटर की रेंज में आते थे, 150-200 किलोमीटर की रेंज में, एफएम रेनबो की रेंज बहुत ज्यादा है, तो वहां तक मेरे हर शहरों में मेरी आवाज जाती थी। और जगह जगह से मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। मुझे आज भी याद है, उस वक्त मेरे पास, मैं बस का टिकट मैं लेकर घर वापस जा रहा था आकाशवाणी से निकल के, और बहुत सारी कॉल्स पे कॉल्स, मैं सभी को रिस्पांस दे रहा था। और सब मुझसे, वो सब जो मुझे कहते थे कि अबे तू क्या कर पाएगा, वो सब मुझे पता था कि तुम कुछ करोगे लाइफ में, मुझे पता था। सो ओवरऑल वो जो दिन था 17 अगस्त 2011, वो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। और तब से लेकर अब 2021 चल रहा, लगभग 10 साल का सफर हो चुका है। 5.25 साल मैंने एफएम रेनबो में किया लखनऊ, और 6 महीना मैंने रायबरेली में किया एज आरजे। और 2017 में 8 मई 2017 को मैंने 92.7 बिग एफएम रांची ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया था उसका, लेकिन रांची में एक जरूरत थी आरजे की। तो मुझे 2017 8 मई 2017 में मैंने बिग एफएम ज्वाइन किया, और लगभग 3 साल मैंने रांची में दिया। और उसके बाद 2020 जब शुरुआत हुई कोरोना से पहले, जनवरी में मैंने झांसी ज्वाइन कर लिया, और तब से लेकर मैं अभी तक झांसी में। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी सर आपकी। तो आपने ये नहीं बताया सर, जब आप घर गए उस दिन तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, कि पापा का क्या रिएक्शन था? पापा का तो रिएक्शन ये था कि पापा तो मुझे ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि 2000 पापा ने हमारा साथ छोड़ दिया था। पापा को 2008 नवंबर 2008 में उनका इंतकाल हो गया था, हार्ट अटैक आ गया था पापा को। पापा तो नहीं जान पाए कि मैं आरजे बन गया, लेकिन जब मैं अपने कॉलोनी में घुसा था, तो मेरी कॉलोनी वाले सब इंतजार कर रहे थे कि ये वही बंदा है या कोई और है, आएगा, तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब मैं अपनी कॉलोनी में गया तो सभी ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया, बहुत सारे लोग ने, आंटी ने, अंकल ने, सब मुझे गले लगाया। उस टाइम कोरोना था नहीं, तो आराम से गले लग गए हम लोग। और उसके बाद घर वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरी अम्मी तो रेडियो पे, मतलब पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बताने लगी, जब मेरी आवाज रेडियो पर आ रही थी कि अरे मेरा बेटा बोल रहा है रेडियो पे, अरे मेरा नाम निकनेम जीशान है, अरे जीशान बोल रहा है, जीशान बोल रहा है, जीशान बोल रहा है। ऐसे करके पूरे मोहल्ले में उन्होंने, उस 3 घंटे में पूरे मोहल्ले में अम्मी ने मेरी छा दिया। और उसके बाद जब मैं लौट कर आया, रात को वही 10 बजे लौट कर आया मैं, तो पूरा मोहल्ला मतलब बहुत प्यार कर रहा था मुझे, और सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, रेडियो पे वो सारे कंटेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको, चीज़ों को अच्छे से कर सकूं। और लोगों का प्यार मिल रहा है, और उम्मीद करूंगा कि और लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को एंटरटेन करता रहूं। आपकी स्टोरी तो बहुत ही स्ट्रगल भरी थी सर, और इंटरेस्टिंग भी थी सबसे। मतलब अगर देखा जाए तो शायद बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में गिव अप कर जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या करें या क्या करना है, या फिर क्योंकि हम, जैसे कि आप बात करें, आप लखनऊ में थे, और हमारे मतलब कि जो हमारा स्टेट है यूपी या बिहार, ये हमारे इतने ज्यादा, मतलब यहाँ पे कुछ नॉन कन्वेंशनल फील्ड का उतना स्कोप नहीं है। मतलब वही आप जैसे बोल रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर हो गए, बस इनके अलावा या इससे ज्यादा लोग सोचते नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल था कि आप मतलब जिस फील्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे आप पहुंचे, और फाइनली आप मतलब इतने साल से काम भी कर रहे हो। तो सर आपको क्या लगता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आसपास, जो हमें बोलते रहते हैं, उनका क्या रोल होता है हमारे सक्सेस में? अब क्या लगता है आपको, उनका भी कुछ रोल होता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि
आपकी दशा क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपकी दशा क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी दिशा क्या है, आपको जाना कहाँ है। ठीक है, मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो सच बताऊं, जब मैं दुकान पे बैठता था अपने, तो मैं दुकान पे बैठ के मैंने गाड़ियों की रिपेयरिंग की है अपने हाथों से। ठीक है, और जब मैं रिपेयरिंग करता था तो लोगों को यही लगता था कि मैं रिपेयरिंग करता हूं, मैं एक मैकेनिक हूं। और जब मैं लोगों से अपनी जबान खोलता था, जब मैं अपने कस्टमर से बात करता था, तो लोग कहते थे कि यार यार तुम यार मैकेनिक लग नहीं रहे हो यार। क्योंकि मैं कपड़े कभी गंदे नहीं पहनता था, हमेशा दुकान पे बैठता था, साफ सुथरा होके बैठता था। अगर मैकेनिक नहीं तो मैं खुद काम करने लगता था। तो लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम मैकेनिक लग नहीं रहे हो, तुम किसी और जगह के लिए बने हो। तो मैं कहता था हाँ मुझे मालूम है, और मैं उस चीज को मैं साबित करना चाह रहा था। रही बात नेगेटिव लोगों की, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नेगेटिव लोग एक्चुअली होने बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव लोग नहीं होंगे आपकी लाइफ में, अगर वो आपको अंदर से, आपके अंदर आग नहीं लगाएंगे, तो और जब आपको जलन नहीं पैदा होगी जिंदगी में कि यार किसी ने मुझे कैसे कह दिया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, तो एक वो जरूरी होता है कि आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि किसी के कहने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी सक्सेस के या अपने नाकामयाबी के जिम्मेदार खुद होते हैं। लोग कहते हैं कि यार मेरा इनकी वजह से दिक्कत हो गया मामला, या अगर कोई किसी को जिम्मेदार ठहराता है अपनी कामयाबी में या नाकामयाबी में, तो ये गलत है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी कामयाबी में बहुत सारे लोग आपके साथ हों, लेकिन आपकी नाकामयाबी के लिए आप सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मैंने मेरी कामयाबी में, मेरा दोस्त है शरद पाल, मैं उसका नाम लेते बहुत प्राउड फील करता हूं कि उसने मुझे 3,000 रुपए दिए थे। जब मैं उसको वापस करने के लिए आज भी कहता हूँ भाई अपना पैसा तो ले ले, बोलता नहीं मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, वो तुम्हारी कामयाबी के हिस्सा, वो तुम्हारी कामयाबी में मेरा एक हिस्सा है यार, उसको मत हटाओ मुझसे। मैं जब भी उसको बोलता हूँ पैसा दो, पैसा ले लो यार, तुमने मुझे पैसा दिया तो कभी मुझे हाँ नहीं करता। तो कहने का मतलब यही है कि यार आपकी कामयाबी में लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन आपकी नाकामयाबी के पीछे सिर्फ आप अकेले जिम्मेदार होते हैं, उसका कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसीलिए मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो जिंदगी में नेगेटिव हैं या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, पहली बात तो यार इतना नेगेटिव होने की जरूरत है नहीं। लाइफ में आजकल बहुत सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, इतना पॉजिटिव हो गया कि उस पॉजिटिव की वजह से हम परेशान हो गए हैं। लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए जिंदगी में। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे जो लाइफ में करना है वो मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा। और वो आपने एक शाहरुख खान की फिल्म का वो डायलॉग तो सुना होगा कि कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर पूरी कायनात ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की। और कहते हैं जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात मिल जाती है आपको उस चीज से मिलाने के लिए। आप कोई भी चीज, जब आप एक घर में, आप जब छोटे थे, जब बच्चा घर में छोटा होता है और एक कपड़े की जिद कर लेता है कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे खिलौना चाहिए, तो पैर पटक पटक के जिद कर करके करता है, तो मम्मी पापा को कहीं ना कहीं से भी जैसे भी जुगाड़ करके उसको देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक बच्चा जिद करता है अपने खिलौने के लिए, इस तरह से आपको भी जिद करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं ना ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब जरूर देखना चाहिए, और ख्वाबों का टूटना भी बहुत जरूरी है। जब आपके ख्वाब टूटेंगे नहीं तो आप उसकी वैल्यू समझेंगे, और जब आप उसकी वैल्यू समझेंगे, ख्वाबों को देखेंगे, ख्वाब टूटेगा, फिर आप नया ख्वाब देखेंगे, फिर ख्वाब टूटेगा। आप ऐसे ही ख्वाबों को तोड़ते रहिए और नए नए ख्वाब बनाते रहिए, जिंदगी में कामयाब होते रहिए। सर जैसे कि आपका जो करियर हमने देखा उसमें आप पैशनेट थे उस चीज को लेकर, इसलिए आप वहां तक पहुंचे। जैसे कि अगर आजकल की बात करें तो आजकल हर चीज में ना कोर्स जोड़ देते हैं लोग। अब एक टेक्निकल चीज की बात कर रही हूँ कि मतलब अगर मैं ही बता रही हूँ सर, अगर मैंने जैसे कि है कि मुझे भी बोलने का या बात करने का या फिर प्रेजेंट करने का मतलब बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले जब मैंने किसी से बात करी तो वो बोलते हैं ये कोर्स कर लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कोर्स से क्या होता है। मतलब ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस चीज में इंसान का शायद मतलब ये जो एक बोलने की कला होती है, इसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं,
इसमें ये तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना आप करते हो उससे ज्यादा आप सीखते हो। एक जो कोर्स में मुझे नहीं लगता कि वो तो इसी तरह आरजे का होता है कि आजकल आरजे बनने के लिए भी कोर्सेज चलते हैं, मतलब टेक्निकली। तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब कोई आरजे सच में बनना चाहता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन या फिर वो देते हैं लोग? तो सच आपको बताऊं, मुझे एक्सपीरियंस हो? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन का मैं शुरुआत से इंतजार कर रहा था कि आप इस तरह का सवाल पूछिए। ये जो सवाल आपने पूछा है पूजा, एक्चुअली बहुत सही सवाल है। आजकल लोग जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, सपोज आपको डॉक्टर बनना है, आपने बचपन से एक डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अपना इंटर कंप्लीट किया बायो के साथ, उसके बाद आपने अपना मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी, एग्जाम्स निकाले, कोचिंग की, और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी शार्प है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, आप कंसिस्टेंस होके पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। आपको अपने चीजों को अच्छे से, दिमाग को अच्छे से, दुनिया के फालतू के चक्करों में पढ़े बगैर आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अब बात आती है आरजे बनने की। तो आरजे बनने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं। जो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मेरे इस पूरे करियर में देखा, वो था पैशनेट होना। किसी चीज के लिए पैशन होना बहुत जरूरी थी। मैंने आपसे एक बात बोली ना कि मैं पढ़ता रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन एक चीज थी जिसका मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो था जब मैं कॉलेज या स्कूल में था तो कल्चरल एक्टिविटीज, और जब वहां से मैं बाहर निकला तो जो माइक से प्यार था कि कहीं भी, किसी भी मोड़ पे, किसी भी नुक्कड़ पे अगर मुझे माइक मिल जाता था तो मैं माइक नहीं छोड़ता था। वो मौका मैं नहीं छोड़ता था कि मैं मिस कर जाऊं, ठीक है। तो जब अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और जिनसे मैं बात करता हूँ, मुझसे कहते हैं और शाहनवाज सर कैसे हैं। वो मेरा नाम भी ठीक से नहीं लेते हैं, वो मुझे शाहनवाज नहीं कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं शाहनवाज, ठीक है। वो शुरुआत में एस लगा देते हैं, लास्ट में जे लगा देते हैं, जबकि शुरुआत में एस एच है और लास्ट में जेड है। वो शाहनवाज नहीं बोल पाते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं शाहनवाज जी कैसे हैं, शाम को आपसे बात करेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई किस मुद्दे पर बात करनी है, तो बोलते हैं शाहनवाज जी मुझे आरजे बनना। तो मेरे मन में ये नहीं समझ में आता कि अगर आपको आरजे बनना है तो कोई आपके अंदर पैशन है कि नहीं है। आपने देखा कि एक आदमी रेडियो पे बोल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको सुन के, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आरजे बनना है। मैंने पूछा भैया मैं किस चैनल में हूँ, तो उनको मेरे चैनल का नाम भी नहीं ठीक से पता है। मैंने पूछा अपने शहर में कितने चैनल हैं, बोले नहीं पता है। मैंने किस चैनल की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नहीं पता। मैंने किस चैनल में कौन सा आरजे बोलता है, नहीं पता। अरे भैया जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि आरजे बनना। मैं यहाँ पे कोई घमंड की या बदतमीजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आरजे बन गया तो मैं घमंड करूँ। कहने का मतलब कि अगर आपको किसी चीज पे काम करना है तो आपका पैशन कहाँ है भाई, आपका डेडिकेशन कहाँ है, आप कितना डेडिकेट है उसके लिए, कितनी ज़ील है आपके अंदर उस काम को करने के लिए। आप ये चाह रहे हो कि आपको आरजे बनना है, ना आपके अंदर पैशन है, ना डेडिकेशन है, ना ज़ील है, तो फिर आप कैसे काम करोगे, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग आरजे बनना चाहते हैं, अभी तो क्या है कि आरजे बनने के लिए क्या है कि कोर्सेज भी हो रहे हैं। मानता हूं मैं कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज में आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं कि माइक पे कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसी इंटरव्यू को कैसे डील करना है। लेकिन आपके अंदर का जो पैशन है ना, जो डेडिकेशन है ना, वो कोर्स में नहीं है। तो जो आपको आरजे बनना है उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, आपको जो पैशन चाहिए, वो आपका अपना है, वो आपके दिल में है। और वो तभी निकलेगा जब आप उसको महसूस करेंगे कि नहीं तुम्हें आरजे बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत फेमस आरजे हो गया हूं, मुझे पूरी सभी लोग जानते हैं, लेकिन हाँ कम से कम जिस शहर का आरजे हूं वहां पे लोग मुझे जानते हैं, या आजकल सोशल मीडिया के जरिए 2-4 वीडियो लोग देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत जान जाते हैं। कुछ लोग जिनका वीडियो वायरल हो जाता है, या जो आरजेस नेशनल लेवल के आरजेस हैं वो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं,
आई विश कि मैं भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचूं, उन लोगों की तरह मैं भी कामयाब हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हो गया हूं या मैं बहुत बड़ा आरजे बन गया हूं तो अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, मुझे एक अच्छी सैलरी मिल रही है, एक सिस्टम में आ चुका हूं, एक अच्छे ब्रांड के साथ मैं, बिग एफएम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, उसके साथ में हूं। तो ऐसा नहीं कि चीजें खत्म हो गई हैं। हर दिन हर पल सीखना बहुत जरूरी है। और उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग आरजे बनना चाहते हैं, पहले भाई आरजे बनने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा, डेडिकेशन, पैशन, आपके अंदर एक जील होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए उसको, उस चीज को करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत उर्दू आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए, कि जब आप बोलें तो आपके मुंह से जब कोई लैंग्वेज निकले तो लोग कहें कि वाओ, मतलब यार बड़ा अच्छा लग रहा है इसकी आवाज सुन के। तो जब आपकी आवाज से कोई प्यार करेगा, वो तभी करेगा जब आपकी लैंग्वेज में एक एक मिठास होगी। अब आज आपका नाम है पूजा कुशवाहा, अब मैं पूजा कुशवाहा को पूजा कुशवाहा बोल दूंगा तो, हम्म, तो कुशवाहा क्या कहेंगे कि क्या यार, तो मतलब पूजा को खुद अपना नाम नहीं अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आपके प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है, आपकी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बोलने का तरीका है वो हम्म, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहना चाहिए, जिसे हम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, कि आपको अपने right. आवाज को बदलना है, लेकिन मतलब आवाज को नहीं बदलना है, अपने स्टाइल को बदलना है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आरजे बनने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ओके आहत सर, एक खान ने और कहा है कि क्वेश्चन। हाँ हाँ, आप हाँ लोगों के सर, मैसेज पढ़ लीजिए कोई। वैकेंसी पूछ रहे हैं, कोई तो खाली हो तो बताइएगा। एक्चुअली ये जो बंदा है ना, आहत खान, ये इसको मैं जानता हूँ पर्सनली, ये बहुत ही अच्छा शायर है, ओके। ठीक है। ये अपने ये इनको लोग अंदाज लखनवी के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ते में मेरे भांजे भी लगते हैं, इसीलिए मुझे टोन कस रहा है। ओके, तो सर ये एक चीज पूछना चाहूंगी सर, जैसे ऐसे हम नॉर्मली बात करते हैं या फिर कहीं स्टेज पे कुछ चीज डिलीवर कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या टू वे कॉन्वर्सेशन होती है। पर जब हम रेडियो की बात कर रहे होते हैं तो जैसे कि मुझे टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं पता है, पर जितना पता है मुझे लगता है कि बहुत सारे कम ही ऐसे शोज होते हैं जो लाइव होते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स शायद पहले हो जाती है उनकी और फिर वो टेलीकास्ट होते हैं, राइट? ऐसा कुछ होता है, करेक्ट? तो सर देखिए, उसमें कैसे करते हैं आप लोग, मतलब ऑडियंस नहीं है लेकिन आप वैसा माहौल क्रिएट करते हैं और उसको बनाते हैं, तो जब वो ऑन एयर होता है शो तो वो लगता है कि नहीं जैसे कि आप रियल में रियल टाइम में ही बात कर रहे हैं सामने वाले से। तो वो कैसे, मतलब वो मॉड्यूलेशन जो आपने कहा, वो पैशन और वो मॉड्यूलेशन और वो इफेक्ट या इम्पैक्ट वो कैसे आप क्रिएट करते हैं? ये भी सवाल अच्छा है। पहली बात तो ये कि जब हम स्टेज पर होते हैं तो अगर कोई अच्छा एंकर है, अगर आप स्टेज पर हैं और कोई अच्छा एंकर है, तो वो तब खुश होगा, उसको तब मजा आएगा जब स्टेज के सामने लाखों की, हजारों की भीड़ होगी, राइट। ठीक है। लेकिन अगर उसी भीड़ में लोग कम होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो उसको मजा नहीं आएगा। उसको लगेगा कि यार कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मजा नहीं आएगा, तो वो होपलेस हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा एंकर होगा, कोई भी, मेल हो, फीमेल हो, आरजे हो, तो जब भीड़ होगी तो उसको और मजा आएगा काम करते वक्त, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो जाहिर सी बात है, 1 to 1 आपस में बात करते हैं, और जो भी उसके रिएक्शंस होते हैं उस पर हम अपना रिएक्शन देते हैं, एक्शन रिएक्शन ये चलता रहता है, आपस में बातचीत होती रहती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे फन ऐसे हैं जो उसमें निकल आते हैं। ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब बात आती है स्टूडियो के अंदर बैठ के रिकॉर्ड करने की या फिर लाइव शो करने की। जब मैं एफएम रेनबो में था, 100.7 एफएम रेनबो लखनऊ में था मैं, तो वहां पे 100% लाइव होता है, ठीक है। आपने ऐसे स्प्रेडर ऑन किया और आपकी आवाज माइक पे जाने लगी, रेडियो पे आपकी आवाज जाने लगी। ओके। और क्या किया कि हमने सडनली बात करना शुरू किया, या अपने आप से
सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि किसी भी रेडियो शो को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास कंटेंट क्या है। आप उस दिन जिस दिन शो करने वाले हैं उस दिन आपका टॉपिक क्या है, आप किस चीज पे बात करेंगे, वो ऑलरेडी हम डिसाइड करके रखते हैं। हम जब रेडियो पे जाते हैं तो ऐसे नहीं कि बस उठे सुबह और मुंह हाथ धो के ऐसे बोलना शुरू कर दिया। हम एक दिन पहले प्रिपरेशंस करते हैं, हमें किससे बात करनी है, हमें किसको अपना गेस्ट बनाना है, कौन आदमी है जो उस पर बोलेगा, पब्लिक बोलेगी या हमारे शहर का कोई खास इंसान बोलेगा। ये सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। थैंक यू इशरत कफील, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करके रखते हैं। अब बात आती है कि आप रेडियो पर, तो पहली बात फिर से मैं एक बात कहूंगा कि जब आप किसी शो को करते हैं तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन एंड डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप रेडियो के लिए जब आप सुबह उठते हैं ना तो एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि अभी बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं शहर में हैं जो मुझे सुनने के लिए उतावले हैं, जो मेरा शो रोज सुनते हैं, तारीफ कर देंगे सर आपका शो बहुत अच्छा होता है, या सर आपकी आवाज सुन के सुबह सुबह मजा आ जाता है। तो एक तो वो फील होता है। दूसरी बात, ये जो माइक है ना, ये एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड। जब मैं सुबह उठता हूं, इस माइक से बात करता हूं, तो मुझे ये फील आता है कि ये वो चीज है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और उसके बाद फिर मैं इससे बातें करना शुरू करता हूं। और चूंकि हमारे होठों के बड़ी नजदीक होती है तो मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ, अपने होठों के पास लगा के रखता हूँ, और फिर इससे अपनी बातें करने की शुरुआत करता हूँ। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। और आज सुबह की शुरुआत करते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत करने से पहले एक शेर है जो मैं आपके पेशे खिदमत करना चाहता हूं कि यूं दिल को जलाना तेरा ईमान हो शायद, यूं दिल को जलाना तेरा ईमान हो शायद, तेरे सीने में तूफान हो शायद, मत मुझे आजमा इतना कि दम निकल जाए, तेरे वजूद में मेरी जान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी शेर के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हों, बहुत सारे फन हो, बहुत सारे मजे हों। इन्हीं सब चीजों के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस वक्त आप मुझे कार में सुन रहे हैं तो प्लीज यार सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो काफी फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो प्लीज कोरोना को ना कहने के लिए आपको मास्क जरूर पहनना पड़ेगा, तो प्लीज मास्क भी पहनिए। और फिलहाल एक बेहतरीन सा गाना मैं आपके लिए पहुंचा रहा हूं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, तो बने रहिए हमारे साथ। लौट कर आते हैं आपसे और भी बातें करते हैं। बिग एफएम के साथ धुन बदल के तो देखो। वाओ, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बहुत ही 1 घंटा कब चला गया मुझे तो पता ही नहीं चला। 1 घंटा हो गया? अरे वाह। हाँ सर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अभी और भी जा सकता था शो वैसे, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1 ही घंटा रखा है मैंने। लेकिन बहुत ही मजा आया सर, फिर कभी जरूर कनेक्ट करेंगे आपसे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे बात करने के लिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। शहनवाज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपको डेफिनेटली उनका गाना पसंद आया होगा। तो अब आपको 3 काम करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, सो दैट हमारे जितने कंटेंट हैं वो आपको मिलते रहें, और आपकी सब्सक्राइब से हमें एप्रिसिएशन मिलती रही। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारा एपिसोड किसी की हेल्प कर सकता है, किसी को इंस्पायर कर सकता है, तो प्लीज़ डू शेयर एटलीस्ट 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड तीसरा, अगर आपको लगता है, आपका कोई सजेशन है, किसी और गेस्ट को आप हमारे शो पे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इनटू अ कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे शो पे बने रहिए। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।